आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात रानी के फूल से तो सभी वाकिफ होंगे। ये एक नायाब फूल है जो काफ़ी अलग है ज़्यादातर फूलों से। जैसा कि नाम से मालूम हो ही रहा होगा कि ये फूल रात को खिलता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। साथ ही इसकी खुशबू वो तो इतनी मोहक होती है कि माना जाता है कि ये भूत प्रेतों और जिन्नों तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमें अक्सर रात रानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती थी। पर मधु इन सब को नहीं मानते थे। उसे तो रात रानी के फूल से बेहद प्यार था। वो अक्सर पूर्णिमा की रात को जाया करते थे रात रानी देखने। मैं भी उसके साथ जाया करता था। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती थी। पर मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहें। हाल ही में एक कार दुर्घटना में मेरी मधु की मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय मधु की यादों के। ये रात रानी का पौधा निशानी है मेरी जिंदगी के उन हसीन पलों की। अब मैं अक्सर इस बंद पड़े बाग में आता हूँ उन यादों को जिंदा रखने। पर सच्चाई ये है कि मैं यहाँ आता हूँ इस आस में कि मधु की रूह से मेरी मुलाकात हो जाए। वो भी खींची चली आई इनकी खुशबू से। मधु को दोबारा देख पाने के विचार में मैं डूबा हुआ ही था कि अचानक एक चमक कहीं से आई और जोरदार गर्जना हुई, जिसकी ताकत इतनी थी कि मैं अपनी जगह से कुछ मीटर दूर जाकर गिर गया। मैं हैरान था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता तभी मैंने जो देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पठान था शायद, पर वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। उसका कद करीब 8 फीट तक था शायद। उसकी चमड़ी पर कई दरारें थी जिनमें से रोशनी और धुआं निकल रहा था, मानो उसके शरीर में आग हो। वो आदमी बिल्कुल एक कसाई की तरह बेरहम दिख रहा था। वो अपनी लाल लाल और सुरमे वाली आंखों से मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वो गरज कर बोला, है आदमजात, तुझे पता नहीं ये समय हम जिन्नों का है। हम इसी समय किसी इंसान को इस इलाके में नहीं सहन करेंगे। तेरी रूह, तू तो एक नेक दिल इंसान लग रहा है, इसलिए तुझे इस बार जाने देता हूँ। चला जा भी यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े। उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे सामने खुद ही यमराज खड़े थे। उसकी उन डरावनी आंखों का खौफ ऐसा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो देखा करीब 2 बज रहे थे। मैंने ये सुन रखा था कि 2 बजे के बाद रूहें बाहर आ जाती हैं। इससे पहले मैं और मधु कभी इतनी देर रात तक यहाँ नहीं रुके थे। शायद इसलिए हमारा सामना इन रूहों से कभी नहीं हुआ। मेरा मन तो यही कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर फिर मेरे मन में आया कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले तो बस एक आस थी मेरे मन में कि शायद मुझे मधु मिल जाए, पर फिर मुझे पूरा भरोसा हो गया इस बात पर। अब जब मैंने अपनी आंखों से एक जिन्न को देख लिया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी मधु वो भी शायद यहाँ ज़रूर आएगी। मैंने उस जिन्न से हिम्मत करते हुए कहा, सुनिए, मैं यहीं रुकूंगा। मुझे किसी से मिलना है यहाँ। मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। बस मुझे यहाँ रुकने दीजिए, मैं विनती करता हूँ। मेरी पूरी बात होने से पहले ही वो जिन्न मुझ पर झपटा। उसने अपने दाएं हाथ से मेरा गला पकड़ लिया
उसके हाथों में ऐसी गर्मी थी कि मानो किसी ने अंगारे मेरे गले पर बांध दिया हो। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वो जिन हंसते हुए बोला, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? हमसे बदसलूकी करेगा? तेरा दिमाग तो सही है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम दबाकर भाग जाता। आखिर ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? उस जिन्न की पकड़ की वजह से मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। जैसे तैसे मैंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के रो के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो उससे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये सुनकर उस जिन्न का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तभी वो बोला, भूल जाओ उसे। इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसलिए तो अल्लाह ने तुमने दिन दिया है और हमें रात। मरे हुए को भूल जाना चाहिए और उन्हें उनकी कब्र में ही रहने देना चाहिए। अगर अल्लाह के बनाए नियम तोड़ोगे तो तुम्हें जन्नुम से भी बदतर जगह मिलेगी। तेरी हिम्मत की वजह से मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ, चला जा यहाँ से। इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया और मैं गिर पड़ा जोरों से। थोड़ी देर फेफड़े भर ऑक्सीजन लेने के बाद मेरे शरीर में जान आई और मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ। मेरे पास उसे कहने को कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वो जिन्न जोरों से हंसने लगा और बोला, लगता है तू अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। देख, मुझे इस जगह किसी इंसान का कत्ल करके नापाक नहीं करना, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। लेकिन वादा कर कि इसके बाद तू यहाँ से चला जाएगा। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा किया। इसके कुछ पलों बाद ही वहाँ एक वाहन के मोटर की आवाज़ आई। फिर वहाँ एक वाहन आ गई जो थोड़ी बहुत बुरी अवस्था में थी। वो वाहन मधु के वहाँ से मिलती जुलती थी और फिर उस वाहन से मेरी मधु निकली। उसे देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक आए। वो मुझसे दूर ही खड़े थे, मुझे हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे। मैं उसके पास जाने को आगे बढ़ा ही था कि तभी उस जिन्न ने मुझे रोक लिया और कहा, बस इतना ही, मैं तुझे यही दिखा सकता था। तू वहाँ नहीं जा सकता, बस इतना ही। उस जिन्न ने ऐसा कहा ही था कि तभी मधु की रूह जैसे हवा में कहीं धुआं सी हो गई। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी मेरे कंधे पर पीछे से उस जिन्न ने हाथ रखा और कहा, खुद को संभाल, जा अब घर जा और आगे बढ़ जिंदगी में। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जब मैं पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से लगे उस छोटे से स्टेशन पर उतरा तो उस समय शाम की स्याह कालिमा धरती पर फैलने लगे थे। आकाश में काले भूरे बादल घिर चुके थे। हवा में भी सनसनाहट थी। मैं जानता था कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, मगर फिर भी चल पड़ा मैं। 4-5 दिन पहले मुझे राय चौधरी मजमूदार जी का रजिस्टर्ड पत्र मिला था। पत्र में उन्होंने मुझे तुरंत सारूपेटा आने का आग्रह किया था। एक अटैची में कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान रखकर दूसरे ही दिन मैं चल पड़ा वाराणसी से। मजमूदार बाबू, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उनका स्नेह है। सन 1950 में मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन दिनों मैं कलकत्ता में रहकर बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक विपिन सेन के साथ था। मजमूदार बाबू के कई मकान थे कलकत्ता में। इनके अलावा 2 स्टूडियो भी थे। उन्होंने शादी नहीं की थी।
मेरा ख्याल है कि उनके पास काफ़ी धन था और जायदाद थी। उनकी एक भांजी थी, यानी कि बहन की लड़की, नाम चारुलता। काफ़ी सुंदर और आकर्षक थी चारुलता। उम्र यही कोई 21-22 के आसपास। वैसे मैं विपिन सेन के साथ ज़रूर रहता था, सहयोगी के रूप में, लेकिन इसके अलावा बंगाल के शाक तंत्रों में संबंधित साहित्य पर व्यक्तिगत रूप से खोज और शोध कार्य भी किया करता था मैं। बांग्लादेशी शाक्त तांत्रिकों, साधकों और शुद्ध पुरुषों का अभाव नहीं था। उनकी साधना, तपस्या और चमत्कारों के रहस्य की गहराई में उतरकर उनके तथ्यों का परिचय होने की लालसा मेरी कभी कम ही नहीं हुई। उन दिनों विपिन बाबू वैसे ही एक तांत्रिक योगी और चमत्कारी महापुरुष की जीवनी पर आधारित एक बंगला फिल्म बनाने की बात सोच रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता हूँ और बंगाल के तांत्रिकों, साधकों और चमत्कारी सिद्ध महात्माओं के प्रति मुझ में गहरी आस्था है, इन सब से अतिरिक्त मैं इन तमाम विषयों में खोज और शोध भी कर रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और बंगाल के किसी तंत्र साधक की जीवनी पर कहानी लिखने के लिए कहा। 1 हफ्ता के अंदर मैंने कहानी तैयार कर दी। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध तारापीठ के चमत्कारी सिद्ध योग बाबा बामा खेपा से संबंधित वो मेरी कहानी थी। शीर्षक भी रखा था मैंने बामा खेपा, और इसी नाम की फिल्म भी बनी। विपिन बाबू जैसे चाहते थे वैसे ही कहानी। काफ़ी खुश हुए और तुरंत काम शुरू कर दिया उन्होंने। चारुलता को अभिनय का काफ़ी शौक था। कॉलेज में होने वाले बंगला नाटकों में वो हमेशा भाग लिया करते थे। मेरे अनुरोध पर विपिन बाबू ने फिल्म में मुख्य नायिका का रोल उसे दे दिया। उसके बाद भी विपिन बाबू के आग्रह पर वैसे ही 3-4 फिल्में और लिखी मैंने। उन सब पर भी विपिन बाबू ने फिल्में बनाई। परिणाम ये हुआ कि जहां एक और मैं मजमुदार बाबू का खास आदमी बन चुका था, वहीं दूसरी ओर चारुलता से मेरे संबंध और भी ज़्यादा मधुर हो गए। सच तो ये था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके पास रूप था, कला थी, और मेरे पास थी ख्याति। धन वैभव का भी अभाव नहीं था। मेरे पास क्या था? साहित्य और थोड़ी बहुत पूंजी। मगर चारुलता इस सच से भली भांति परिचित थी कि उसकी सफलता का कारण भी मैं ही हूँ, इसलिए वो मुझे दिल से चाहने लगी थी। लेकिन हम दोनों का संबंध ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं। अचानक विपिन बाबू की मौत हो गई और मुझे कलकत्ता छोड़कर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। चारुलता से चिट्ठी के द्वारा संपर्क बना रहा। मजमुदार बाबू भी कभी कदार पत्र लिखा करते थे। बाद में वो चिट्ठी संबंध भी टूट गया। ऐसा लगा कि बाप बेटी दोनों मुझे भूल गए थे। दोनों में से किसी को भी सूध नहीं रही मेरी। इस घटना को पूरे 20 साल हो गए। इस बीच मुझे अचानक मजमुदार बाबू का वो रजिस्टर्ड पत्र मिला तो मैं चौंक पड़ा। पत्र से ये भी मालूम पड़ा कि कलकत्ता के दोनों स्टूडियोज बेचकर वो आसाम बंगाल के उस निर्जन प्रदेश में कोई पुरानी हवेली खरीद कर बस गए थे। जब मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो अंधेरा और गहरा हो गया था। वहाँ से सारूपेटा के लिए एक पतली पथरीली सड़क गई थी। सवारी का कोई साधन नहीं था। माहौल में घोर निस्तब्धता छाई हुई थी और छाया हुआ था गहरा अंधकार। उस चिपचिपे अंधकार में आंखें गड़ाकर किसी तरह मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। किसी तरह 2 मील का निर्जन सुनसान रास्ता तय कर जब मैं सारूपेटा पहुंचा तो उस समय रात के 9 बजने वाले थे। चारों तरफ वैसा ही गहरा सन्नाटा था
जैसा बेहद सुनसान इलाकों में पाया जाता है। वो बूंदाबांदी चलते समय जो शुरू हुई थी वो अब जोरदार बारिश में तब्दील हो चुकी थी। धरती पर उमस और जंगली जो पेड़ पौधे थे उनसे एक अजीब सी गंध आने लगे थे। बारिश से बचने के लिए मैं एक झोपड़ी नुमा दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। सोचा था बारिश थमने पर हवेली का पता लगाऊंगा, मगर तभी किसी ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्फुल्ल आवाज में कहा, शर्मा हो ना। उस आवाज और स्पर्श दोनों को मैंने पहचान लिया। ये राय चौधरी मजमूदार थे। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में थी लालटेन। अपनी अटैची जमीन पर रखकर मजमूदार बाबू से लिपट गया मैं। पूरे 20 साल के बाद हम मिले थे। कितनी ही बातें करने को हम बेताब थे, मगर जब मैंने उनकी ओर देखा तो अचानक अबाक होकर देखता ही रह गया मैं। कितने बदल गए थे मजमूदार बाबू। उनका बलिष्ठ शरीर कंकाल सा हो गया था। सिर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उन्हें देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही मजमूदार बाबू थे जो कलकत्ता में शान और शौकत की जिंदगी बिताते थे और जिनकी गिनती कलकत्ता के रईसों में होती थी। आपकी तबीयत तो ठीक है मजमूदार बाबू? स्तब्ध होकर मैंने पूछा तो इस पर वो हंसकर बोले, पिछले साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था शर्मा जी, लेकिन अब डर और आतंक ने मेरा खून चूस लिया है। किसका डर? वही सब बतलाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। चलो हवेली में चलकर बात करते हैं। बाहर की तरह हवेली के भीतर भी अंधकार भरा था। सामने वाला कमरा काफी लंबा चौड़ा था। आंखें गड़ाकर देखने पर भी उस बड़े से कमरे में रखी बड़ी कुर्सियों और मेजों का सिर्फ आभास होता था। कीचड़ से भरे रास्ते से झोपड़ियों को पार करते पत्थर के जिस विशाल चबूतरे से होकर हम जिस कमरे में आए थे उसकी सीढ़ियां भी टूट गई थी। उनका एक एक पत्थर डगमगा रहा था। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मजमूदार बाबू बोले, तुम यहीं बैठो शर्मा, मैं अभी आया। बाहर हवा का रफ्तार बढ़ रहा था। पता नहीं कहाँ से हवेली के भीतर हवा घुस रहे थे। मैं एक स्पष्ट रुदन महसूस कर पा रहा था। वो एक विचित्र आवाज सुनकर कोई भी आदमी पसीना पसीना हो जाता। मैंने उनकी ओर देखना चाहा, मगर उसके पहले ही हाथ में लालटेन उठाए मजमूदार बाबू चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में चाय की ट्रे थी। आप कहाँ गए थे मजमूदार बाबू? मैं चाय बना रहा था। चाय पीकर फिर मैंने पूछा, आप किसी डर और आतंक के बारे में बता रहे थे। कोई आपको धमकी दे रहा है क्या? कौन है वो आदमी? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोले। दरअसल मैं बहुत ही भयावह चक्कर में फंस गया हूँ शर्मा जी। इस पर मैंने चौंक कर पूछा, कैसा चक्कर? मजमूदार बाबू जरा देर चुप रहकर अस्फुट से आवाज में बोले, तुमने तंत्र मंत्र में बहुत खोज की है, शायद अशरीरी शक्तियों के बारे में कुछ पढ़ा सुना होगा। आपका मतलब है प्रेत आत्माओं से? तभी वहां पर एक तेज हवा का झोंका आया। ठंडी बरसाती हवा जैसे पूरे शरीर को सिहरा कर चली गई। पानी फिर से जोर से बरसने लगा। हवा भी बहुत तेज हो गई थी। हवेली के खिड़की और दरवाजे जोर जोर से हिल रहे थे और उनसे रुदन जैसी अजीब सी आवाज निकल रहे थे। पूरी हवेली में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी। मजमूदार बाबू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, प्रेत आत्माएं। पर प्रेत आत्माएं कहाँ है? मजमूदार बाबू ने बतलाया कि हवेली प्रेतग्रस्त थी। कलकत्ते के शोर शराबे से दूर
एकांतवास के लिए उन्होंने वो हवेली सिर्फ 20,000 रुपये देकर खरीद ली। हवेली में 40 कमरे और 16 बारांदियाँ थी। बीच में एक काफ़ी लंबा चौड़ा तहखाना था जो ना जाने कब से बंद पड़ा था। मजमूदार बाबू की सारी बातें सुन मैंने पूछा, इस हवेली का सौदा जब आप कर रहे थे तब आपने इसके मालिक से इस बारे में दरख्वास्त नहीं की? मैंने पूछा नहीं, बस यही गलती हो गई मुझसे। और फिर बोले, वास्तव में देखो शर्मा, सच बताऊंगा, मिट्टी के दाम पर मिल रही थी इतनी बड़ी हवेली, इसलिए लालच में आ गया था मैं और मैंने खरीद लिया। अच्छा, कौन था इस हवेली का मालिक? पता नहीं, चूड़ामणि सान्याल बोलकर कोई आदमी था। अब वो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं अपने पूरे परिवार को लेकर कहीं चला गया। अभी हम लोग वहाँ पर बैठे बातें कर ही रहे थे कि तभी उस हवेली की सारी चीज़ें अपने आप ही हिलने लगी। पास ही में पड़ा टी टेबल अपने आप ही उठकर दूसरी जगह पर जाने लगा। तभी मजमूदार बाबू ने मेरी तरफ इशारा किया। मैं समझ गया कि मजमूदार बाबू किस बारे में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं थोड़ा घबराने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पर तभी मजमूदार बाबू ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ना ही मुझे। बस ये हमारे साथ इस हवेली में रहती है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे साथ अब प्रेत आत्माएं भी इस हवेली में रहेगी, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जिसके बाद मैं वहाँ बस उसी रात रुका। उसके बाद मैं अगली सुबह वापस दिल्ली आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।